हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिग्राफी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेटिग्राफी या स्तरीकरण का सिद्धांत है क्या। स्तरीकरण एक वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत स्तरों के आधार पर किसी स्थान विशेष का सांस्कृतिक अनुक्रम जानने का प्रयास किया जाता है। वहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान विभिन्न स्तरों से जो पुरावशेष मिलते हैं वे किस समय के हैं, किस काल विशेष से संबंधित हैं, इन्हीं सब बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। पृथ्वी पर स्तरों का निर्माण तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन एक पुराविद के लिए केवल उन्हीं स्तरों के अध्ययन में रुचि होती है जो मानव के आविर्भाव के बाद के होते हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाकलापों से प्रभावित हुए हों या फिर जिनसे मानवीय क्रियाकलाप प्रभावित हुए। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि मनुष्य जिस स्थान पे रहता है वहाँ की भूमि में वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है और ये परिवर्तन स्तरों के रूप में उसके कार्यकलाप के साक्षी होते हैं। किसी स्थल पर स्तर निर्माण की प्रक्रिया एक संस्कृति अथवा अनेक संस्कृतियों के संदर्भ में तब तक चलती रहती है जब तक वो स्थल आवासित रहता है, और उस संस्कृति के नष्ट हो जाने के बाद वहाँ पर मनुष्य द्वारा जो उपकरण प्रयोग किए गए या जो अन्य वस्तुएं प्रयोग की गई वो भूमि में दब जाती हैं। बाद में किसी दूसरी संस्कृति के लोग जब वहाँ आते हैं तो वो उसी मलबे के ऊपर उसको पाट करके अपने आवास बना लेते हैं, और इस तरह ये जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है ये कई बार दोहराई जाती है जिससे कि उस स्थान की सतह ऊंची हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी बस्ती के समीप कोई नदी है, वहाँ पे कभी बाढ़ आई हुई है तो वहाँ की बालू की परत जमी हुई वहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन किया गया तो वहाँ पे उत्खनन से बालू की तहों के रूप में 7 बार बाढ़ आने के साक्ष्य दिखाई दिए। तो इस तरह से पुराविद स्तरों से प्राप्त सामग्री के साक्ष्य से पता लगाता है कि किस स्थल पर बस्ती थी और किस पर नहीं थी। सामान्यतः जिस स्थल पर बस्ती नहीं रही होगी वहाँ पर कोई मानव निर्मित उपकरण भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से वो ये भी ज्ञात करता है कि किसी स्थल पर कितनी संस्कृतियों के अवशेष हैं, और ये भी कि संस्कृतियों के मध्य निरंतरता रही है या फिर बीच में अंतराल रहा है, काल व्यवधान रहा है। तो इन सब बातों का पता स्तरीकरण के आधार पे लगाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, संक्षेप में इसको परिभाषित करें स्तरीकरण क्या है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि भूगर्भीय उथल पुथल नहीं हुई है तो सबसे नीचे का जो स्तर प्राप्त होगा या सबसे नीचे के स्तर से जो प्राप्त पुरावशेष होंगे वो प्राचीनतम कहे जाएंगे, सबसे पुराने कहे जाएंगे, और उसके ऊपर का स्तर उसके बाद का होगा, और इसी तरह से जो सबसे ऊपर का स्तर होगा वो उस स्तर से प्राप्त होने वाले पुरावशेष नवीनतम कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्तरीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो इस संदर्भ में पिट रिवर्स का नाम विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पिट रिवर्स इन्होंने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन और विवेचना की नींव मिस्र में डाली थी। भारत में पुरातात्विक स्तरीकरण के सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय जाता है सर मार्टिमर व्हीलर को। उन्होंने स्तरों के आधार पे संस्कृतियों का क्रम निर्धारित करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुराविद स्तरों के महत्व से परिचित नहीं थे तब जिस तरह से उत्खनन किया जाता था और उसके आधार पर तिथि निर्धारित की जाती थी, ऐसा माना जाता था कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गहराई से मिलेगी वो उतनी ही प्राचीन होगी। लेकिन अब सभी लोग ये मान रहे हैं कि ये विधि तिथि निर्धारण के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है जितना कि स्तरीकरण की विधि है, क्योंकि इस तरह से निर्धारित तिथि सही भी हो सकती है लेकिन उसमें गलती की भी संभावना रहती है। कई बार विभिन्न काल के अवशेष हमें एक ही सतह से प्राप्त हो जाते हैं, एक ही गहराई से प्राप्त हुए लगते हैं, तो ऐसे में वो सभी एक ही काल से संबंधित हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें आती हैं सामने, और ऐसे में जब उनको स्तरों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है तो वो गहराई में तो एक समान गहराई में ही मिल रहे हैं, लेकिन स्तर से वो अलग अलग स्तरों से संबंधित हैं। तो इस आधार पे उनका जो समय है वो भी एक ना होके बल्कि अलग अलग हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पुरातत्व विज्ञान में स्तरीकरण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये सिद्धांत आया है भूगर्भ विज्ञान से या भूतत्व विज्ञान से,
और इसी के आधार पे तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। अब हमें स्तरों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसमें मानव निर्मित अवशेष तो मिलते ही हैं, वो उपकरण भी हो सकते हैं, मृदभांड भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कई बार गड्ढे, खाइयाँ या भूमि में जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो उत्खनन के दौरान उन्हें पहचानने का प्रयास किया जाता है। जैसे कई बार यदि किसी पुरास्थल पर प्राचीन काल में कोई गड्ढा खोदा गया, वो गड्ढा बाद में भर गया, तो आसपास की भूमि की तुलना में वहाँ की जो मिट्टी होती है वो नरम होगी, तो इस आधार पे वहाँ पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में कोई गर्त था। इसके अलावा अगर स्तरों की पहचान के लिए कुछ और आधार बताए गए हैं, जिसमें 3 आधार यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। इसमें पहला तो ये है कि परतों के रंग में अंतर होगा, और दूसरा उनके जमाव की जो सामग्री मिल रही है उसमें भी अंतर दिखाई देगा। इसके अलावा एक तीसरा आधार ये स्वीकार किया जाता है कि उस स्थल की मिट्टी सख्त है या नरम है, इसमें अंतर करके भी हम परतों की भिन्नता कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई परत भूरे रंग की मिट्टी की हो सकती है, कोई काले रंग की मिट्टी की हो सकती है। तो यहाँ पर रंगों का अंतर कई बार ऐसा भी होता है कि इतना सूक्ष्म होता है कि वो आसानी से पता नहीं चल पाता। इसके लिए दिन के अलग अलग प्रकाश में इसका बहुत अच्छे से निरीक्षण करके देखना चाहिए और स्तरों में भिन्नता प्रदर्शित करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ परतें बहुत बालू वाली होती हैं, कुछ राख से निर्मित होती हैं, कुछ परतों में कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ में ईंटें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कुछ इतनी नरम होती है कि बहुत आसानी से ही उसकी खुदाई हो जाती है, और कुछ इतनी सख्त भी होती हैं कि उनको खोदने के लिए बहुत अधिक श्रम करना पड़ जाता है। तो परतों की सख्ती या नरमी की पहचान के लिए एक चाकू से मिट्टी को खुरेद के देखना चाहिए, इससे भी हम परतों को अलग कर सकते हैं। कई बार परतों के ऊपर पानी छिड़कना भी उपयोगी रहता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से निर्मित परतों में पानी सोखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो उस कारण हमें अलग अलग परतें कहाँ हैं इसमें हम अंतर देख सकते हैं। तो ये परतों के आधार के कुछ तरीके हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि परतों को पहचानने में जब कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ उस परत विशेष से जो हमें मृदभांड मिल रहे हैं उनके आधार पर भी हम उस स्तर और उसके बाद वाले स्तर या उसके पहले वाले स्तर में भेद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पुरातत्व में परतों का ये जो क्रम है, इसका जो महत्व है, इसको दर्शाया है सर मार्टिमर व्हीलर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देके, जहाँ पे उन्होंने इसकी तुलना की है स्तरों की एक किताब के पन्नों से, और उन्होंने ऐसा कहा कि उत्खात स्थल में परतों का बिल्कुल वैसे ही महत्व है जैसे कि किसी पुस्तक में पन्नों का होता है। जैसे पुस्तक की पाठ्य सामग्री का मंतव्य पृष्ठों के क्रमानुसार अध्ययन से ही स्पष्ट होता है, वैसे ही किसी स्थल की संस्कृतियों का कालक्रम के परिप्रेक्ष्य में समुचित ज्ञान परतों के क्रमानुसार अध्ययन से ही हो सकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पन्नों के सही क्रम में ना होने से पुस्तक की विषय सामग्री का क्रम पूर्वक ज्ञान नहीं हो पाता प्राप्त, वैसे ही अगर परतों का सही क्रम निर्धारित ना किया गया हो तो इस गलत निर्धारण से किसी स्थल विशेष की संस्कृतियों के क्रमिक विकास या फिर ह्रास को ठीक तरह से नहीं पहचाना जा सकता है। इसलिए पुरातत्व में पुरातात्विक उत्खनन में परतों को आधार बनाकर ही किसी पुरावशेष की तिथि निर्धारित करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने कुछ प्रतीक बनाए हुए हैं जो हमें विभिन्न परतों से प्राप्त होते हैं, जिनमें हम ईंट का टुकड़ा भी देख सकते हैं, बालू भी देख सकते हैं, कंकड़ भी देख सकते हैं। मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की है, ठोस मिट्टी, ढीली मिट्टी, कच्ची मिट्टी, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें। तो पुरातात्विक उत्खनन के दौरान जब हमें इस तरह की सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं तो ज़रूरी है कि उनका एक रेखा चित्र बना लिया जाए और वहाँ पे इन प्रतीकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को अच्छी तरह से दिखाना चाहिए, क्योंकि परतों में अवशेषों की जो वास्तविक स्थिति दिखाने से परतों की विशिष्टता का ज्ञान होता है, इसलिए इन प्रतीकों का प्रयोग आज किया जाता है। तो ये था स्तरीकरण। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे इसी तरह से किसी और टॉपिक पर। थैंक यू।